हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ वाइज। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि क्यों प्लेटो को लगा कि ऐसी एक थ्योरी की ज़रूरत है, उसकी क्या क्रिटिसिज्म है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। प्लेटो का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है फैमिली और प्रॉपर्टी। इंसान प्रॉपर्टी किसके लिए बनाता है? फैमिली के लिए। फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं उसको रिस्ट्रिक्ट करती है कि उस स्टेट के लिए अपनी थोड़ी ड्यूटी कम करो, बट फैमिली के लिए प्यार एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए इन दो चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की थ्योरी दी, ताकि जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है इंसान की उसी को रिमूव कर दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं उसका बेस था कि जो भी अटैचमेंट है ये सब दूर करने के लिए ये इंट्रोड्यूस कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स में इसमें क्या है, गार्डियन क्लास है यानी रूलर और सोल्जर, उन दोनों को मिला के जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम गार्डियन क्लास। तो उनके जो मेन एंड वुमेन है उस क्लास के, उनको एक आइसोलेट कर दिया जाएगा बाकी पॉपुलेशन है, और उनको एक ग्रुप मैरिज में इंगेज किया जाएगा। इसमें क्या होगा, टेम्पररी शादी होगी। कोई भी पति और पत्नी पूरी लाइफ के लिए एक साथ नहीं रहेंगे। होगा कि टेम्पररी मैरिज होगी, जो लड़कियों में बेस्ट होगी उसको, और जो लड़कों में बेस्ट होगा उनको निकाला जाएगा, लाइक बेस्ट फीमेल एंड बेस्ट मेल। फिर उन दोनों की शादी करा दी जाएगी, और उनकी शादी कराने के बाद आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, हस्बैंड एंड वाइफ को जो टेम्पररी मैरिज में उनको सेपरेट कर दिया जाएगा, एक दूसरे से भी और अपने बच्चे से भी। आफ्टर सेपरेशन जो लड़की की शादी है किसी और के साथ, लाइक टेम्पररी मैरिज ही किसी और के साथ हो जाएगी, फिर लड़के की शादी किसी और के साथ। ऐसे करते करते ये सर्कल कंटिन्यू होता रहेगा। इससे क्या होगा, अटैचमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि किसी को बताया ही नहीं जाएगा आपका बच्चा ये था, और ना ही बच्चे को ये बताया जाएगा कि आपके पेरेंट्स ये थे। और अटैचमेंट बचाने के लिए कि किसी एक लड़की से अटैचमेंट ना हो, अपनी वाइफ से अटैचमेंट ना हो, टेम्परेरी मैरिज का सिस्टम था। मतलब उनको पहले ही पता था कि ये सिर्फ 1 साल के लिए ही है। तो इससे क्या है, अटैचमेंट इशू था। प्लेटो का ये पर्पस सॉल्व हो रहा, क्योंकि जो आगे आने वाली जनरेशन होगी उनको भी नहीं पता होगा कि उनके पेरेंट्स कौन है, और ना ही पेरेंट्स को पता होगा कि उनका बच्चा कौन है। तो इससे क्या हो, तो नेक्स्ट क्या था कि इसके मेन फीचर्स क्या थे। जैसे ये कम्युनिज्म ऑफ वाइफ के सिर्फ गार्डियन क्लास को अप्लाई होती थी, रूलर्स और सोल्जर्स को। जो थर्ड एपिटेटिव क्लास है उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स है, इसमें उसने इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन दिया कि लाइक इवन मोर देन कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। और इसमें फैमिली लाइफ को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, कि फैमिली होती क्या है इस कंसेप्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, क्योंकि उसका मानना था कि ये प्रोसेस जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स वाला है वही कंटिन्यू होता रहना चाहिए। जैसे एजुकेशन में भी उसने इक्वल रोल दिया था वुमेन को, वैसे ही कम्युनिज्म ऑफ वाइफ में भी इक्वल रोल प्ले किया गया है बाय वुमेन। कि पर्पस क्या था बिहाइंड कम्युनिज्म ऑफ वाइफ? 3 पर्पस थे उसके मेन, प्लेटो की, पॉलिटिकल, मॉरल और यूजेनिक पर्पस। यूजेनिक यानी रिप्रोडक्टिव। फर्स्ट है पॉलिटिकल पर्पस। उसको ऐसा था कि यूनिटी होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, जो इंडिविजुअल है वो उसका सारा फोकस कहीं ना कहीं स्टेट की सर्विस में होना चाहिए। उसको कोई एक फैमिली अफेक्शन वाला कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए। और सारा का सारा इंसान अपने आप को फ्रॉम बर्थ टू डेथ, अपना सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन काम पे उसका स्टेट की तरफ। फैमिली सिस्टम भी नहीं रहेगा, जो फिलोसोफर किंग भी बनेगा आगे चल के उसका सारा का सारा टाइम स्टेट की तरफ जाएगा, ना कि फैमिली की तरफ। तो मेन फोकस इसका यही था। नेक्स्ट है मॉरल प्रिंसिपल्स। जो वुमेन है उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसने अपनी फिलॉसफी में एजुकेशन से रिलेटेड हो या कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स में भी उसने क्या, वुमेन को बहुत एक इक्वल रोल देने की कोशिश की गई है, जो कि एथेंस में वुमेन की कंडीशन नहीं सही थी उस टाइम। इसलिए उसने एक तरह से मॉरल प्रिंसिपल ये भी था कि वुमेन की कंडीशन इम्प्रूव की जाए, और वुमेन को भी कोई भी फैमिली बॉन्डेज में ना रखा जाए। क्योंकि पहले क्या होता था कि वुमेन को सिर्फ एक काम के लिए रखा जाता था कि आपका काम सिर्फ ये है बच्चे की देखभाल करना। तो उस रोल से ऊपर कुछ करना चाहता था। उसका ये पर्पस था कि वुमेन की पर्सनालिटी को फुली डेवलप करने देना चाहिए। तो थर्ड पर्पस था, वो बहुत ही मेजर पर्पस था,
प्लेटो की इस पूरी थ्योरी का वो था रिप्रोडक्टिव पर्पस यानी यूजेनिक पर्पस। इसमें क्या था कि एक तो उसको ये मैरिज का कंसेप्ट नहीं पसंद था जो चल रहा था, इसलिए उसमें रिफॉर्म्स लाना चाहता था, और उसका मानना था कि टेम्पररी मैरिज इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें क्या एक तो रेस इम्प्रूव होगी, रेस यानी आने वाली जो जनरेशन होगी वो इम्प्रूव होगी। कैसे? बेस्ट जो लड़कियों में बेस्ट है उसको ले रहे हो और लड़कों में जो बेस्ट है आप उसको ले रहे हो, तो जो आने वाला जो चिल्ड्रन होगा, जो न्यू बॉर्न होगा, हेरिडेटरी क्वालिटीज़ के कारण हेरिडेटरी बेसिस पे बेस्ट क्वालिटीज़ ही होंगी। तो वो बेस्ट क्वालिटीज़ वाला बच्चा कहीं ना कहीं आगे स्टेट के लिए ही बेनिफिशियल होगा। तो हमारे नेक्स्ट क्या है? फीचर। इसमें क्या है, जो भी सारी वुमेन थी वो कॉमन थी और वाइस वर्सा, मतलब कोई भी इंसान एक दूसरे के साथ परमानेंटली अटैच नहीं था किसी भी बॉन्ड में। नेक्स्ट है कि जो मेन एंड वुमेन है ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें भी कि एक ही जगह पे रुकना होगा, लाइक उनका एक हाउस होगा, ऐसा कुछ नहीं था। उनको कॉमनली रुकना पड़ता था सभी लोगों को, क्योंकि प्रॉपर्टी भी अलाउड नहीं थी प्लेटो की थ्योरी में, तो इसीलिए उनको एक कॉमन बैराक्स में रखा जाता था। इनके लिए टेम्पररी मैरिज भी स्टेट ही ऑर्गेनाइज करता था, जिसकी एज रखी थी, मेन की रखी थी 25 to 55, यानी इस एज के दौरान वो ये टेम्पररी मैरिज वाला सिस्टम है वो रिपीट करते जाएंगे। एंड वुमेन की एज सेट की थी 20 to 40। जो भी इनका ये चाइल्ड होगा आफ्टर दिस टेम्पररी मैरिज वाला कंसेप्ट, उसको सेपरेट कर दिया जाएगा एंड उसका पूरा का पूरा ख्याल कौन रखेगा? वो रखेगी स्टेट। अगर मान लो कि कोई हैंडीकैप चिल्ड्रन बॉर्न हुआ, उसको एक बोझ ना लगे स्टेट को, इसीलिए उसको तभी की तभी he or she will be killed at that time only, after birth only. आफ्टर बर्थ जो चिल्ड्रन होगा उसका प्रोवाइडिंग फूड टू एवरीथिंग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? स्टेट की। तो नेक्स्ट हमारा आता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। फर्स्ट था अगेंस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। लाइक प्लेटो ने कम्प्लीटली इग्नोर ही कर दिया इस चीज़ को कि कोई ऐसी रिलेशनशिप नाम की चीज़ होती भी है, कोई इमोशंस नाम की चीज़ भी होती है, लाइक मदर चाइल्ड का कोई रिलेशन नहीं होता, हस्बैंड वाइफ। प्लेटो ने ये सारी चीज़ें ही इग्नोर कर दी। नेक्स्ट है अगेंस्ट द फैक्ट्स ऑफ नेचर। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मतलब नेचर के अगेंस्ट जाने वाली बात की कि आप सेंसिटिविटी नहीं होगी, कोई मर्सी नहीं होगी, कोई प्यार नहीं होगा, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग ही नहीं होगी ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। द थर्ड पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन एन मैन एंड वुमेन हैज़ अ स्पिरिचुअल टच। ऑब्वियसली जो ये रिलेशन होता है मैरिज का, उसमें प्लेटो कम्प्लीटली इग्नोर करता है। प्लेटो सेज आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज प्लीज सेपरेट देम एंड देन उनको एक अलग अलग जगह पे फिर ऐसे टेम्परेरी मैरिज में, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फोर्थ है मदर चाइल्ड रिलेशन। तो मानना था कि मदर को बताओ ही ना कि आपका बच्चा कौन है, और जो चाइल्ड है उसको भी ना पता चले इसके पेरेंट्स कौन है। तो डैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो चाइल्ड है उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं कही जाती है कि पेरेंट्स के थ्रू बेस्ट होती है। इसमें एक पोएट की भी कोट होती है ना, जैसे द हैंड दैट रॉक द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। फिफ्थ है अबॉलिशेस एन एज ओल्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोबेबल गुड। ये सिर्फ उसका मानना था, देयर इट वाज ओनली अ पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है कि आफ्टर द सिस्टम बहुत ही एक अच्छे फिलोसोफर किंग आए, बहुत ही अच्छे इंडिविजुअल्स निकल के आए, बट एक प्रोबेबल गुड के लिए आप ये सारे सेंटिमेंट्स, लव, चैरिटी, ये सब फैमिली इंस्टीट्यूशन को ही आप ख़राब कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं एक बेस होता है किसी भी जगह का। फैमिली इज़ अ बेस ऑफ अ स्टेट, आप उसी को ख़त्म कर रहे हो। तो डैट वॉज वेरी रॉन्ग टू कंपेयर ह्यूमन बींग्स विद एनिमल्स। इतना ज़्यादा डिग्रेड कर दिया ह्यूमंस को कि ही स्टार्टेड कंपेयरिंग इट विद एनिमल्स। और वो कहीं ना कहीं जो उसने एनालॉजीज थी, जो अपनी थ्योरीज थी, एनिमल वर्ड से बनाई थी कि ऐसे ऐसे टेम्पररी मैनेज कराते, ऐसे सब छोड़ देंगे। इट इज़ रॉन्ग टू कंपेयर। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिक इज ओवर एम्फेसाइज। इसने इतना ज़्यादा लॉजिक लगा दिया अपनी थ्योरी में, इतना ज़्यादा लॉजिक लगा दिया कि that he forget that we need some common sense also in this. Everything can't be logical. There can be like emotional चीज़ें भी होती हैं, सिर्फ लॉजिक को आप नहीं लेके चल सकते। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्लैरिटी फॉर चूजिंग बेस्ट मेल एंड फीमेल। अगर हम इसकी पूरी थ्योरी को, कम्युनिज्म ऑफ 5 की थ्योरी को पढ़ते हैं, तो उसमें ये बात की है कि बेस्ट मेल विल बी मैरिड टू बेस्ट फीमेल, बट उसने कोई एक प्रोसेस नहीं बताई कि कैसे
कौन से बेसिस पे, कौन से पैरामीटर्स पे आप डिसाइड करोगे कि ये बेस्ट मेल है, ये बेस्ट फीमेल। नेक्स्ट है हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर इमीडिएटली किल्ड। दैट इज़ वेरी रॉन्ग कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर किसी बच्चे में कोई भी किसी भी टाइप की कुछ कमी पाई गई तो बोझ ना बने फ्यूचर में स्टेट पे, इसलिए उसको एट अ मोमेंट ही आप किल कर सकते हैं। नेक्स्ट है मतलब एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया है प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ वाइफ को। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि फैमिली और स्टेट दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इट्स बेटर कि हम इसको थोड़ा अलग ही रखें, इतना मिक्सअप ना करें कि इंस्टीट्यूशन आप फैमिली का ही ख़त्म कर दो। एंड सेकेंडली इसकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कौन सा कहाँ बेस्ट मेल एंड फीमेल कैसे चूज़ करना। सो इट्स बेटर है कि हार्मनी क्रिएट करने के लिए ऐसा कुछ ना आए। एंड ऑल्सो अगर सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे एक चिल्ड्रन की, तो एक कहते हैं ना एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम ध्यान रखो, तुम ध्यान रखो, तुम ध्यान रखो करके कोई भी ध्यान नहीं रखता, तो देयर आर चांसेस ऐसे कि वो चिल्ड्रन और ज़्यादा ख़राब स्टेट के लिए निकले फ्यूचर में। और स्टेट कंट्रोल्ड मैरिजेस आर लिटिल इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि ऑब्वियसली आप कितनी रिस्ट्रिक्शंस पुट कर सकते हो एक ऐसे पर्सनल रिलेशंस में। एंड उसमें सिर्फ गार्डियन क्लास की बात की गई है, दे इग्नोर द एपेटेटिव क्लास। सो दीज आर सम क्रिटिकल evaluation of it. Thanks for watching, and if you like the video, please do share, subscribe, comment, like and hit the bell.